लोगों का सवाल है ये। हाँ। लोगों का ये कहना है कि जो बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई है, ये कहीं न कहीं जो देश में सत्ता है उसके इशारे पर है, ताकि जो कांग्रेस की सरकार आओ चलते चलते बात करेंगे कि जो सरकार है उसको फायदा पहुंचे और जो विपक्ष का है वोट वो बट सके। ऐसी लोगों को सवाल गिल साहब बहुत बढ़िया सवाल। तो ये हो गया कि ये दो पार्टियां रहेंगी, इसको हराओ उसको जिता दो, उसकी लड़क करनी है तो उसको जिता दो, तीसरे आदमी को आप आने ही नहीं दोगे। बिल्कुल संक्षेप में छोटा है एक सवाल का जवाब आखिरी। हाँ, जींद से ही क्यों चुना? यहीं से दुष्यंत ने रैली जींद से, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल थी। यहीं चौधरी बंशीलाल 96 में रैली करके सत्ता तक पहुंचे थे। यहीं 1986 में चौधरी देवीलाल ने की थी। जींद को ही आखिर आपने क्यों चुना? रोहतक की गाँव की लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो नई पार्टी बनी है, क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव लेके आएगी? रोहतक से है, महम से विधायक है निर्दलीय, और ये कहें कि जो जाटलैंड ये इलाका है, किस पार्टी को, हुड्डा को ज़्यादा नुकसान करेगी, जेजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगी? इन दोनों का ही ज़्यादा प्रभाव ये कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में पार्टी का फैलाव करने चक्कर में महम में ही खिंचाव ना हो जाए, महम के ऊपर कुछ असर पड़ जाए। अभी जहाँ से विधायक निर्दलीय बने थे हुड्डा के गढ़ में, उस पर कुछ खतरा लोग कह रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है हरियाणा जन सेवक पार्टी। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने पार्टी का डंडा झंडा जींद में लॉन्च किया है। घोषणा चंडीगढ़ में हुई थी। रैली का मंच संचालन कर रहे मकडोली गांव के पूर्व सरपंच भाई सुमित हमारे साथ हैं। इस पार्टी के बारे में, पार्टी का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, और हरियाणा, खासकर जो मध्य हरियाणा है, रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, सोनीपत, इन जिलों में इस पार्टी का क्या असर रहेगा, किस नेता को नफ़ा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। गिल साहब नमस्कार, और साथ ही आपकी जो पड़ताल टीवी के सभी दर्शक हैं उन सबको भी मैं राम राम नमस्कार करता हूं। जी, पार्टी आज हरियाणा जन सेवक पार्टी, डंडा झंडा लॉन्च हुआ है। नया झंडा है, हरा रंग ज़्यादा है उसमें और लाल रंग कम है। तो हरा रंग हरियाली, खुशहाली, किसानी का प्रतीक है। ये पार्टी का मोटो उद्देश्य क्या है? पार्टी का मोटो उद्देश्य जो आपने बीच में भी अगर कहीं देखा सुना हो, आपका ध्यान रहा होगा कि जो आज की रैली के जो संयोजक हैं बड़े भाई विधायक बलराज कुंडू जी, उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो की घोषणा करी थी। उन्होंने बताया था कि हमारी संकल्पनाएं क्या क्या हैं और हमारा एजेंडा क्या है, क्यों हमने इस नई पार्टी का गठन किया, क्यों हमें पार्टी का गठन करना पड़ा। तो वो बहुत सारे एजेंडे उसमें शामिल हैं। अगर मैं मोटा मोटा एक दो का अगर उसमें जिक्र करना चाहूँगा तो उसमें जैसे कि भाई ये है कि पूरे हरियाणा के किसी भी गांव से जो हमारी बहनें स्कूल कॉलेजों तक जाती हैं, उनके लिए बस की सुविधा की उन्होंने घोषणा करी है कि वो सरकार की तरफ से होएगी अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो। दूसरा, उन्होंने किसानों के लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो किसान जो खेतों में डीजल इंजन के साथ माथापच्ची करते रहे हैं, तेल ढोते रहे हैं, उस डीजल इंजन से मुक्ति दिलवाएंगे और पूरे हरियाणा के हर खेत तक बिजली पहुंचाकर बिजली का कनेक्शन और 12 घंटे तक बिजली, फ्री बिजली किसान को दी जाएगी। एक एजेंडे में इसी शामिल, एक मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, खींचना चाहूँगा उसकी ओर, कि उन्होंने कहा है कि जिस किसान के खेत में हाई टेंशन लाइन का टावर अगर खड़ा है तो उसको भी मासिक किराया देने का प्रावधान और कानून बनाया जाएगा हमारी सरकार आने के बाद। और कहीं ना कहीं प्रासंगिक भी है। और आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन के टावर हैं वो थोड़ी सी जगह में खड़ा है, लेकिन वो जिसकी ज़मीन पे खड़ा है उसके मालिक को वो 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक किराया देते हैं। लेकिन किसान का इतना बड़ा भूभाग उन्होंने कैप्चर कर रखा होता है। हाई टेंशन लाइन होती है, वहाँ काम करने वाले श्रमिकों को, किसानों को खतरा होता है और पकी पकाई फसल में कई बार आग लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उनके मुआवजे का कोई प्रावधान है, ना उनका कोई मासिक किराया मिलता है, जबकि किसान की जमीन का जो रेट है, मार्केट रेट, वो टावर खड़ा होने की वजह से, हाई टेंशन लाइन की वजह से उसकी कीमत आधी हो जाती है। और उसमें भी मैं एक बात और आपको कहूँगा कि अगर मैंने बहुत सारी जगह देखा, आपने भी देखा होगा कि एक ही किसान के खेत में कई बार एक एक, दो दो नहीं, 4 तक टावर खड़े हैं। तो वो क्या खेती करेगा, क्या कमाएगा, क्या उसकी ज़मीन की कीमत बची है। तो ऐसे ऐसे जो मूल मुद्दे हैं ना, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनमें हवाई बात नहीं है और जो प्रासंगिक भी हैं, उन पे हम काम करेंगे। इसी सोच के साथ इस पार्टी को लेकर के आए हैं। पार्टी की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पार्टी की स्थापना के बाद ये पहली रैली आज थी
और जींद में ये रैली थी, और इस रैली को जितना प्यार और जो लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि देने वाला आज का कार्यक्रम रहा। और मैं इस रैली में आए सभी हरियाणा के हर कोने से पहुंचे युवा साथियों, बुजुर्गों और मातृशक्ति को धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से करना अब ये बताओ, जैसे आप गांव में रहते हैं और गांव की लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो नई पार्टी बनी है क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव लेके आएगी? रोहतक से हैं, महम से विधायक है निर्दलीय है, और ये हम कहें कि जो जाटलैंड ये इलाका है, किस पार्टी को, हुड्डा को ज़्यादा नुकसान करेगी, जेजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगी? इन दोनों का ही ज़्यादा प्रभाव है। मैं इसमें आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2016 में मैंने अपने सरपंची का चुनाव, पंचायती राज चुनाव फाइट किया था जी। और उसी टाइम 2016 में बलराज कुंडू ने भी पंचायती राज चुनाव फाइट किया था। मैं सरपंच बना था, वो जिला पार्षद बने थे जी। जिला पार्षद के बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए वो पूरे जिले के चेयरमैन बने जिला परिषद के जी। और जिला परिषद के चेयरमैन रहते रहते उन्होंने अपने महम हल्के से निर्दलीय विधायक के तौर पर ताल ठोक के अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी जी। और महम हल्के ने उनको अपना विधायक बनाकर प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजा। तो बदलाव क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने जिला परिषद से शुरुआत करी थी, जब मैंने एक सरपंच से शुरुआत करी थी, वो चेयरमैन बने, वो विधायक बने, और आज के दिन विधायकी के तौर पर एक विधायक के रूप में अगर आप देखोगे तो विधानसभा में वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं जी। तो रिजल्ट क्या रहेगा, लोग कितना समर्थन देंगे, पार्टी क्या परफॉर्म करेगी, कितने लोग चुनाव फाइट करेंगे, हर विधानसभा सीट से हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा जी। और रिजल्ट क्या आएगा वो तो बाद की बात है, वो जनता को देखना है। हमारा काम है प्रयास करना, हमारी कोशिश है कि एक अलग जगानी, हम ऐसे मुद्दे, ऐसे एजेंडे यहाँ पर लेकर के आएंगे जो यहाँ की मूल बातें, जड़ समस्याएं हैं जिन पे कोई बात नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे और आपको लगेगा भी और लगता भी होगा कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। सत्ता पक्ष तो है लेकिन विपक्ष नहीं है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में पार्टियां फैलाव करने के चक्कर में महम में ही खिंचाव ना हो जाए, महम के ऊपर कुछ असर पड़ जाए। अभी जहाँ से विधायक निर्दलीय बने थे हुड्डा के गढ़ में, उस पर कुछ खतरा लोग कह रहे हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। अब मैं तो बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैथल, सफेदम और जींद की साइड में मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्टिव हैं, और मैं आपको इनवाइट करके जा रहा हूं आज कि आप महम में आएँ, 2 दिन हमारे पास रुकें और महम के लोगों से पूछें। आप जो लोग आपको ये कह रहे हैं वो दरअसल बलराज कुंडू के जो स्टेप इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है वो इससे डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं जी। मैं अगर 2014 की बात करूं तो उससे पहले ये प्योर व्यापारी थे जी। लेकिन व्यापार के बाद जब इनके मन में ये आया कि मैं राजनीति में कदम रखूं, मैं जन सेवा में कदम रखूं, तो इन्होंने 4 बसें महम हल्के में चलाई और वो 4 बसें से शुरुआत करी थी। वो आज महम हल्के को पूरा उन्होंने कवर कर दिया है। उनके हल्के के किसी भी गांव से को आप जाकर के देख लो, हर सुबह बस स्कूल कॉलेजों के लिए जाती है। हर गाँव की बहन बेटियाँ स्कूल की बसों में बैठकर, उन बसों में बैठकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। तो जो क्या महम के हल्के के लोगों को नहीं पता कि ये एक सच्चा जन सेवक हमारे को मिला है? क्या महम हल्के के लोगों को नहीं पता कि बलराज कुंडू 24 घंटे हमारे बीच में खड़ा रहता है? वो चाहे अपने प्रतिनिधि के तौर पे उनकी जरूरत चाहे उन्हें अपने किसान आंदोलन में पड़ी हो, जब बहन बेटियों, जो पहलवानों का जो आंदोलन रहा, जो वो जंतर मंतर में बैठी, तो ऐसे कितने विधायक आप हरियाणा से निकाल करके लेके आओगे जो उनके समर्थन के लिए वहाँ पहुँचे हों जी। जब बीजेपी सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर के आई जिसने कि हरियाणा के युवाओं ने आर्मी पे भी कुठाराघात करने का काम किया, उसके खिलाफ में खड़े होकर मुखर स्वभाव से बोलने वाले विधायक का अगर जिक्र होगा तो बलराज कुंडू है। और बलराज कुंडू पहले ऐसे विधायक हैं जब किसान आंदोलन में दिल्ली की तरफ कूच करना था तो वो ट्रैक्टर पे आगे जेसीबी मशीन लेकर के दिल्ली की तरफ और टिकरी बॉर्डर तक पहुंचे थे। तो जो विधायक 24 घंटे अपनी जनता के बीच में खड़ा रहता हो, उनके बारे में कोई अनर्गल बात करे तो मैं, हालांकि हमारे को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा था तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक बार आएँ,
वहाँ के लोगों से पूछें जी। कि वहाँ की बहन, बेटियाँ, बुजुर्ग और हमारी मातृशक्ति बलराज कुंडू में अपना बेटा, अपना भाई देखती हैं और वो कितना प्यार उससे करती हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, जो लोगों का सवाल है ये, हाँ। लोगों का ये कहना है कि जो बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई है, ये कहीं न कहीं जो देश में सत्ता है उसके इशारे पर है, ताकि जो कांग्रेस की सरकार, आओ चलते चलते बात करेंगे, कि जो सरकार है उसको फ़ायदा पहुंचे और जो विपक्ष का है वोट वो बट सके, ऐसी लोगों को ये सवाल है। गिल साहब, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। हाँ। ये जो पता क्या है, जो खुद तो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाते, हाँ। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सकते, और ये आदमी नया चेहरा क्यों उभर के आ रहा है, इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर दो। जी। अब वो ये कह रहे हैं कि वे बीजेपी, आप बीजेपी का ही नाम लेना चाह रहे थे ना, कि वे बीजेपी के इशारे पे किसी को, मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने गठन किया है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि हम एक इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं। क्या आपको हक है वोट डालने का? क्या मेरे को हक है वोट डालने का? बिल्कुल है। क्या आपको चुनाव लड़ने का हक है? बिल्कुल है। क्या आपको इस सूबे का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का हक, आप प्लीज मेरे को एक बार बताएं, हक है कि नहीं है? बिल्कुल, सबको है। लेकिन क्या आप ये कह करके कि फलाने को फायदा पहुंचा रहा है, कोई हमारे हक को मारने का काम करेगा? जब मेरे को ये लगता है कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं, सरपंची के बाद जिला परिषद का विधायक बन करके जा सकता हूं, मैं मेरे हल्के के लोगों की बात को, आवाज को विधानसभा में बड़ी बेहतरी से उठा सकता हूं, और जब मैं प्रयास करूं, कोई मेरे को ये कह दे तो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ है, आप मेरा हक मारना चाहते हो? बिल्कुल। ये तो हक मारने वाली बात हुई ना। भाई यहाँ क्या है कि अगर बलराज कुंडू को ये लग रहा है कि मैं समृद्ध हूँ, समृद्ध आदमी हूँ, मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करनी है, विधानसभा में नए चेहरे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और वहाँ पे अपने अपने हल्के की, अपने लोगों की, अपने गरीब की, अपने मजदूर की, अपने बुजुर्गों की, अपनी माताओं की, बहनों की आवाज़ उठाएं। अगर नांगल चौधरी हल्के के अंदर किसी गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन कोई नया आदमी प्रयास करे तो उसके ऊपर तो टैग लगा दो, खुद कुछ बोल लेना, खुद ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करें। जब जनता को जरूरत पड़े, जब किसानों के खेतों में पूरा साल पानी भरा रहता है, फसलें बोने में नहीं आती, बिल्कुल, तब तो आकर के कोई बोलता नहीं। कहने का भाव मेरा ये है कि भाई आप ये कह करके किसी का हक नहीं मार सकते। ऐसा तो ये हो गया कि ये दो पार्टियां रहेंगी, इसको हराओ, उसको जिता दो, उसकी लड़क करनी है तो उसको जिता दो, तीसरे आदमी को आप आने ही नहीं दोगे। बिल्कुल। संक्षेप में छोटा है एक सवाल का जवाब आखिरी। हाँ। जींद से ही क्यों चुना? यहीं से दुष्यंत ने रैली, जींद से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल थी। यहीं चौधरी बंशीलाल 96 में रैली करके सत्ता तक पहुंचे थे। यहीं 1986 में चौधरी देवलाल ने की थी। जींद को ही आखिर आपने क्यों चुना रोहतक की बजाय? देखो, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप कहो तो जींद हमारे हरियाणा के बीच में है जी, और जींद में चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण है। जब किसान आंदोलन में जब अपने राकेश टिकैत ने पानी अपने गांव से मंगवाया था, लेकिन सबसे पहले पानी लेकर पहुंचने वाले जींद के लोग थे जी। ये क्रांतिकारी लोगों की धरती है, और ये बदलाव में जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये छाती ठोक के आगे आते हैं जी। इस बात में, और जींद में ये कहता हूँ कि जो टैग पहले रोहतक के पास था ना राजनीति के मामले में, जींद वालों ने वो टैग उनसे छीन लिया है जी। तो जींद आज के दिन योद्धाओं की, क्रांतिकारियों की धरती है, और जींद के बिना अगर ये रैली कहीं और की जाती तो मैं ये कहता हूँ कि यह कहीं ना कहीं जो संदेश पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा में जाना था, वो हम उतना बेहतरी से नहीं पहुंचा पाते। तो जींद की माटी को हम सलाम करते हैं, जो प्यार इन्होंने दिया, और यहाँ से, इस माटी से हमने ये शुरुआत करी है। हमारे को कॉन्फिडेंस भी है, हम इस बात को लेकर संतुष्ट भी और हम आशान्वित हैं कि भाई हमारे को सफलता मिलेगी, और जींद का आशीर्वाद भी हमारे साथ सदा रहेगा। सरपंच साहब, जो प्रदेश के आजकल के हालात हैं, वर्तमान हालात, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल अभी है? बड़े भाई, वैसे तो प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, सबको बराबर पता है। आज हमारा हरियाणा गुंडागर्दी में सबसे आगे है। यूपी में मर्डर हो लो, राजस्थान में मर्डर हो लो, पंजाब में मर्डर हो लो, आदमी हरियाणा के मिलने। या मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात आपको बताने लग रहा हूँ। हरियाणा का हर युवा आज हरियाणा को छोड़ करके विदेश भाग जाना चाहता है। अपनी पुश्तैनी जमीनें जो 200-200 साल से उनके परिवारों के पास थी, उन जमीनों को बेच करके वो डोंकी विदेश जा रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं जी। आप प्रदेश के हालातों की अगर बात करो, मेरे पास एक मसला आया अभी
एक दो अध्यापकों ने मेरे आगे जिक्र करा कि ये सरकार वैसे तो इतना धड़ल्ले से प्रचार करती है कि हम इतनी बेहतरीन ट्रांसफ़र पॉलिसी ले आए, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके जेबीटी के 2016 में ट्रांसफ़र हुए थे और वो गलती से जो कोई अध्यापक एक बार 200 किलोमीटर दूर उठा के पटक दिया तो 7 साल से बदली का कोई प्रावधान नहीं है जी। और वो चिल्ला चिल्ला करके बेचारे थक लिए। वो जितनी बार भी जा कर के पूछते हैं सरकार से या किसी भी सरकार के प्रतिनिधि से, तो वो कहते हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। अरे भाई, तुम शराब बेचने की पॉलिसी तो हर साल अपडेट कर देते हो जी। और तुम ट्रांसफर पॉलिसी को तुम ट्रांसपेरेंट करके या और फिल्टर करके लेके नहीं आ पा रहे हो। शराब बेचने का तो आपको पता ही होगा, पूरे हरियाणा में शराब के ठेके तो बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जो ऑन रिकॉर्ड गलत हो, आप वो चेक करवा सको हो कि पूरे हरियाणा में युवाओं की शराब पीने की उम्र घटा करके 21 कर दी। बिल्कुल। मेरे आज तक एक बात नहीं समझ में आली कि इनके दरवाजे पे जाके किसी ने प्रदर्शन नहीं करा, किसी ने डिमांड नहीं रखी, किसी ने एप्लीकेशन नहीं लिखी। दारू पीने की उम्र भी 25 साल से घटा के किस लिए कर दी? किस पॉलिसी पे काम करने लग रहे हो? और रिसेंटली यूथ को बर्बाद करने की, हाँ, यूथ को बर्बाद करना। आज का युवा नशे में पिछले अगर 10 साल में अगर आप देखोगे तो हमारा युवा भ्रष्ट हो गया बिल्कुल, नशे की तरफ चला गया है बिल्कुल सारा का सारा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इस साल की जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं या बड़े हाईवे हैं, दारू के ठेके के बारे में पॉलिसी थी कि उससे 300 मीटर दूर होएंगे। अब की बार पॉलिसी में बदलाव करके उसको दारू के ठेके को हाईवे के ऊपर ले आए। क्या किसी ने एप्लीकेशन करी थी, प्रदर्शन कराया था, डिमांड रखी थी? तो प्रदेश के हालातों के बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊं कि प्रदेश के हालात वास्तव में ही बहुत ही बदहाल हैं और मैं विपक्ष को इसका श्रेय दूंगा जी। क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपनी सत्ता में मदांध हो जाता है, वो तो एक मदमस्त हाथी हो जाता है। उसके आगे बैरिकेड लगाने वाला, उसके कान खींचने वाला, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला विपक्ष होता है। विपक्ष नाम की चीज़ हरियाणा में आज के दिन कोई बची नहीं है और उसकी वजह से ये खामियाजा हमारे हरियाणा को, आपने सही कहा, कितना ही बड़ा मुद्दा हो जाए विपक्ष एक बयान जारी करता है, उससे आगे कुछ नहीं करता, विपक्ष कुछ नहीं करता। थे मेरे साथ सुमित मकड़ोले, बलराज कुंडू के साथी हैं। हरियाणा जन सेवक पार्टी जींद में लॉन्च हुई है और दावा है कि ये पार्टी जो मध्य हरियाणा के साथ पूरे हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मजबूती से डटकर खड़ी होगी और सपना एक ही है कि हरियाणा में इस बार जन सेवा करने वाली पार्टी की सरकार बनानी है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।